आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। किसी ट्रांसफार्मर की प्राथमिक और द्वितीयक कुंडलियों के फेरों को दिखाने वाला लेबल किया हुआ परिपथ चित्र बनाएं। ऊंचाई ट्रांसफार्मर के आधारभूत नियम और कार्यप्रणाली की व्याख्या करें। इस उपकरण में ऊर्जा क्षय के दो मुख्य स्रोत लिखें। उस ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली द्वारा कितनी धारा खींची जाती है जो 220 ओम की प्रतिबाधा वाले उपकरण को चलाने के लिए 220 वोल्ट को अपचाई करके 22 वोल्ट देता है, ऐसा हमको प्रश्न में कहा गया है। तो दोस्तों, प्रश्न हमको भिन्न भिन्न भागों में दिया हुआ है, मतलब बहुत सारे प्रश्न को एक प्रश्न के रूप में दिया हुआ है। तो चलिए एक एक करके हल करते हैं। पहला क्या दिया है कि किसी ट्रांसफार्मर की प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली को दिखाने वाला लेबल किया हुआ परिपथ चित्र बनाए। तो चलिए चित्र पहले बना लेते हैं। शुरुआत हम करते हैं क्रोड से, ठीक है। तो क्रोड जो होता है वो नर्म लोहे का पदार्थ होता है, ठीक है। नर्म लोहे से बना हुआ होता है और लोहे की बहुत सारी पट्टियों से बना होता है। द्विविमीय चित्र इस तरीके से दिखता है। त्रिविमीय बनाएंगे तो किस तरीके से दिखेगा दोस्तों? त्रिविमीय चित्र बनाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। इस तरीके से, मतलब ये इसको त्रिविमीय आप ले सकते हैं, ठीक है। ये दो अक्ष में हमने बनाया, इसका तीसरा अक्ष भी लेंगे तो ये आपको त्रिविमीय रूप में दिखेगा। अब यहाँ पर दो कुंडलियां होती है, ठीक। दो कुंडलियां किस तरीके से होती है? ये प्राथमिक कुंडली होती है जहां फेरों की कुछ संख्याएं होती है। ये फेरों की संख्याएं दोनों ही कुंडलियों में अलग अलग हो सकती है। मैं अभी प्राथमिक कुंडली बना रहा हूँ, इसके पश्चात मैं द्वितीय कुंडली भी बनाऊंगा। तो द्वितीय कुंडली इस तरीके से लपेटी जाती है कि ये प्राथमिक कुंडली के लपेटने की दिशा के विपरीत होती है, ठीक है, इस तरीके से। अब वो क्यों विपरीत लपेटते हैं ये भी हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा भाई प्राथमिक कुंडली, लिख देते हैं। ये प्राथमिक कुंडली है, ठीक, जहां पर हम निवेशी देंगे और निर्गत हमको मिलेगा द्वितीयक कुंडली पे हमारी कुंडलियों की संख्या के अनुसार, ठीक। अब कुंडलियों की संख्या के अनुसार निर्गत मिलेगा, इसका कहने का क्या अर्थ है कि हम जितनी कुंडलियों की संख्या बढ़ाएंगे, ठीक है, NS लिख देते हैं द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या को। कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ाने से क्या हो जाएगा? कुंडली एक ही रहेगी, फेरों की संख्या बढ़ाएंगे हम, तो उससे क्या हो जाएगा? विद्युत वाहक बल जो है वो बढ़ जाएगा प्राथमिक कुंडली के अपेक्षा। तो उसको ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। हम अपचाई के लिए बनाएंगे तो प्राथमिक के कुंडली को फेरों की संख्या जो है वो हमको अधिक रखनी है, द्वितीयक में कुंडली की फेरों की संख्या हमको कम रखनी है, जिससे क्या है, ये अपचाई हो जाएगा और द्वितीयक में हमको कम विद्युत वाहक बल मिलेगा प्राथमिक की तुलना पे, ठीक है। और प्रश्न में हमको क्या बोला था? परिपथ चित्र बनाइए। तो नर्म लोहे का क्रोड, इसको भी लिख देते हैं। ये नर्म लोहे का क्रोड जो है वो ये काले रंग से बना हुआ है। ये प्राथमिक कुंडली जो है उसको हमने दर्शा दिया, ये द्वितीय कुंडली को हमने दर्शा दिया। अब यहाँ कार्यप्रणाली देखेंगे तो इस चित्र में कुछ और हमको दर्शाने को मिलेगा। तो दोस्तों, कार्यप्रणाली और आधारभूत नियम की व्याख्या करते हैं। सबसे पहले क्या देखेंगे? किसी चालक तार को, ठीक है। तो किसी चालक तार में जब भी हम धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा के प्रवाह की वजह से वहां पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। अब इतना तो हमको मालूम था। अब हम उसको कुंडली बना दे अगर, और कुंडली बना के उसमें धारा प्रवाहित करें तो चुंबकीय क्षेत्र किस तरीके से होगा? चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत इस दिशा पर होगा, ठीक है। मतलब एक N हो जाएगा, एक S हो जाएगा। धारा की दिशा के मुताबिक धारा की दिशा बदल दूंगा तो N की जगह S हो जाएगा, S की जगह N परिवर्तित भी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र हमको मिलेगा। क्या होगा यदि मैं बहुत सारी कुंडलियां लगा दूं, जैसे कि यहाँ लगाए हुए है? तो बहुत सारी कुंडलियों में क्या होता है, जो धारा प्रवाहित होती है, ठीक है। तो धारा के प्रवाह से क्या होगा दोस्तों? यहाँ चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, ठीक है। धारा के मान और दिशा पे परिवर्तन के हिसाब से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। और चुंबकीय फ्लक्स अभी एक दिशा पे जा रही है, धारा की दिशा बदलने पर दूसरी दिशा पर भी जाएगी, ठीक है। हम अभी इस दिशा पर लेकर चल रहे, घड़ी के घूमने की दिशा पर, उसकी विपरीत दिशा पर भी ये जाएगी यदि मैं धारा की दिशा बदल दूं तो, ठीक। तो यहाँ से चुंबकीय फ्लक्स जो बद्ध होती है वो द्वितीय कुंडली पे हमको प्राप्त होती है। और द्वितीय कुंडली पे जो भी चुंबकीय फ्लक्स जिसको फाई से प्रदर्शित करते हैं उसका परिवर्तन यदि समय के सापेक्ष हो तो उतना विद्युत वाहक बल हमको प्राप्त होता है एक कुंडली के लिए। यदि कुंडलियों की संख्या NS हो तो NS गुना d∅/dt हमको प्राप्त होता है। तो इसी तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि d∅/dt दोनों ही कुंडलियों के लिए नियत है। चलिए यहाँ लिख देते हैं कि विद्युत वाहक बल एक कुंडली के लिए क्या होता है? d∅/dt, सॉरी, समय के सापेक्ष परिवर्तन जो फ्लक्स होता है उस पे, ठीक है। अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं EP, ये क्या हो जाएगा प्राथमिक के लिए? तो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या गुना d∅/dt, ठीक। और ES अगर लिख दे तो ये क्या हो जाएगा? द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या गुना d∅/dt। d∅/dt दोनों ही जगह क्या है? नियत है। तो इस तरीके से जो विद्युत वाहक बल है वो कुंडली में फेरों की संख्या के अनुक्रमानुपाती हो जाती है। फेरों की संख्या बढ़ाने से विद्युत वाहक बल बढ़ जाता है।
फेरों की संख्या घटाने से विद्युत वाहक बल घट जाता है द्वितीय कुंडली पे। ठीक है, इस तरीके से अब यहाँ पर 220 ओम की प्रतिबाधा वाला उपकरण द्वितीय कुंडली में लगाया गया है, तभी तो उसको चलाया जा रहा है। ठीक है, तो एक हम यहाँ पर बना लेते हैं कोई सा विद्युत उपकरण, और इसका प्रतिबाधा जो है जिसको हम Z से प्रदर्शित करते हैं, ZS हमको मान दे दिया गया है 220 ओम, लिख देते हैं। ठीक है, हमको प्राथमिक के लिए विद्युत वाहक बल का मान दिया गया है। ठीक है, EP इसका मान हमको 220 वोल्ट दिया है, और ES का मान क्या दिया हुआ है, चूंकि अपचाई है अर्थात ES जो है वो EP से कम होगा, 22 वोल्ट हमको मान दिया हुआ है। धारा की आवश्यकता पूछी गई है। ठीक है, अब धारा कितनी खींची जाती है ये हमको बताना है, तो धारा हम कहाँ देंगे, प्राथमिक पे देंगे। निर्गत पे जो धारा मिलेगी वो अलग रहेगी। ठीक है, निर्गत की धारा IS रहेगी, तो निर्गत की धारा पहले ज्ञात करेंगे, फिर हम यहाँ निवेशी कितना धारा देना है वो देखेंगे। तो जो जो मान है लगेगा उसको नीचे लिख लेते हैं। EP बराबर में 220 वोल्ट, ES बराबर में 22 वोल्ट, ZS बराबर में कितना है 220 वोल्ट, 220 ओम। ठीक है, तो दोस्तों IS का मान हम निकाल सकते हैं, द्वितीयक पे कितना धारा लगेगा, ये क्या हो जाएगा हमारे पास में ES बटे में ZS, मतलब द्वितीय कुंडली पे विद्युत वाहक बल बटे द्वितीय कुंडली की प्रतिबाधा बराबर द्वितीय कुंडली में प्रवाहित धारा। ठीक है, 22 वोल्ट दिया है, 220 ओम का प्रतिरोध दिया है, तो ऐसा ही मात्रक में IS अर्थात धारा का मान 0.1 एम्पियर आएगा, जो कि द्वितीय कुंडली से हमको प्राप्त होगा। ठीक है, अब उसके पश्चात हमको किसका मान चाहिए, हमको IP का मान चाहिए। तो IP का मान किस तरीके से निकालेंगे दोस्तों, हमको दिए गए प्रश्न में दक्षता के बारे में कुछ नहीं बताया गया है, तो दक्षता यहाँ पर हम ले लेते हैं 100%। दक्षता यदि 100% लेंगे तो हम ये बताएंगे कि जितनी शक्ति हम अंदर दिए उतनी शक्ति हमको बाहर मिली, मतलब जितना निवेशित शक्ति था उतना निर्गत मिला। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं शक्ति जो है वो यहाँ पर क्या हो जाएगी, नियत हो जाएगी, और शक्ति नियत हो गई। इसका अर्थ क्या है दोस्तों कि जितना निवेशित शक्ति है उतना निर्गत शक्ति है। ठीक है, और शक्ति क्या होता है किसी विद्युत धारा में, विद्युत शक्ति ये होता है विद्युत वाहक बल गुना धारा। ठीक, तो ये निवेशी हो गया, और ये निर्गत के लिए क्या लिखेंगे ES IS। ठीक है, यहाँ पर हमको IP का मान ज्ञात करना है, तो IP के रूप में लिखते हैं, ये हो जाएगा ES IS बटे में EP। तो ES का मान हमारे पास में क्या है 22 वोल्ट। ठीक है, IS का मान हमने अभी निकाला 0.1 एम्पियर, बटे में EP का मान क्या है 220 वोल्ट। तो 220 से 22 को काटेंगे, नीचे 10 बचेगा, ऊपर जाके ये 0.1 और गुना हो जाएगा, तो 0.01 एम्पियर ये हमको निवेशी धारा प्राप्त होगा। ठीक है, तो निवेशी धारा जो है उसका मान हमको ज्ञात करना था, हमने ज्ञात किया हुआ है। प्रश्न दोबारा पढ़ते हैं, क्या कहा गया है कि प्राथमिक कुंडली द्वारा कितनी धारा खींची जाती वो भी हमने बता दिया। ठीक, उपकरण में ऊर्जा क्षय के 2 मुख्य स्रोत लिखे, ये भी हमसे प्रश्न में पूछा गया है। तो ऊर्जा क्षय इसमें किस तरीके से हो सकता है दोस्तों, यहाँ पर लगातार धारा का मान परिवर्तित हो रहा है, और धारा का मान परिवर्तित होने से क्या हो रहा है, धारा की मान और दिशा परिवर्तित होने से यहाँ पर एडी करंट आ जाता है, जिसकी वजह से हानि होती है। एडी करंट को हिंदी में हम कहते हैं भावर धाराएं। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं भावर धाराएं। ठीक, उसकी वजह से एक हानि होती है। ठीक है, और दूसरा होता है ताम्र हानि, क्योंकि ये ताम्र के या फिर नर्म लोहे के जो क्रोड बनाए जाते हैं उसमें जो कुंडलियां लपेटी जाती है वो तांबे की होती है, जिसपे भी हमको ऊष्मा के रूप में कुछ मान मिल जाता है, जिसको हम ताम्र हानि कहते हैं। चलिए यहाँ लिख लेते हैं भावर धाराएं की वजह से जो हानि होती है, ठीक है, वो हानि। दूसरा किस वजह से हानि होती है, ताम्र हानि। ठीक है, और भी हानियां देखें तो ऊष्मा के रूप में ऊर्जा जो है वो शैथिल्य हानि के रूप में हमको प्राप्त होती है, क्योंकि यहाँ पर चुंबकत्व फ्लक्स का मान बार बार बदल रहा है। ठीक है, यहाँ जो विद्युत क्षेत्र में मतलब विद्युत धारा जो होती है वो प्रत्यावर्ती ही केवल उपयोग में लाते हैं ट्रांसफार्मर में, और भारत में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति जो है वो हर्ट्ज में देखे तो 50 हर्ट्ज है, मतलब ये 50 बार अपना दिशा बदलती है। 50 बार दिशा बदल रही है, अर्थात क्या है कि चुंबकीय फ्लक्स जो है वो 50 बार इस दिशा पे अपना मान बदलेंगे, कभी इस दिशा पर रहेंगे तो कभी इस दिशा पर रहेंगे। ये 1 सेकंड में 50 बार बदलेंगे। ठीक है, प्रति सेकंड 50 बार दिशा बदल रहे, मतलब ये बार बार चुंबकत्व फिर चुंबकत्व ना होकर इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारी हानियां हो जाती है, जिसको हम शैथिल्य हानि कहते हैं। तो इस वजह से भी यहाँ ऊर्जा का क्षय होता है। ठीक है, तो ऊर्जा क्षय के 2 मुख्य स्रोत लिखने को कहा गया था, हमने लिख दिया है। अब इस तरीके से हमारा उत्तर जो है वो पूर्ण हो गया दोस्तों। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।